दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? इस वीडियो में हम द्वंद्वात्मक पद्धति का इतिहास, हीगल और मार्क्स की द्वंद्वात्मकता का अंतर, समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर इसके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। यह वीडियो यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीएसआईआर और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। दोस्तों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत भौतिकवाद की मान्यताओं को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ मिलाकर सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या देने का प्रयत्न करता है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने के लिए पहले हम यह समझ लेते हैं कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद क्या होता है। भौतिकवाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि संसार की वास्तविकता केवल भौतिक या भौतिक तत्वों पर आधारित होती है। यह विचारधारा यह स्वीकार नहीं करती कि कोई आध्यात्मिक या अदृश्य शक्ति दुनिया को नियंत्रित करती है। जबकि अध्यात्मवाद वह दर्शन है जो यह मानता है कि भौतिक दुनिया से परे एक आत्मिक या दैवी शक्ति मौजूद है जो जीवन और चेतना का मूल स्रोत है। हेगल के चिंतन में अध्यात्मवाद या आदर्शवाद को अपनाया गया है, जबकि कार्ल मार्क्स ने भौतिकवाद में अपना विश्वास व्यक्त किया है। वस्तुतः मार्क्स ने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाते हुए उसे भौतिकवाद के साथ जोड़कर सामाजिक परिवर्तन की नई व्याख्या देने का प्रयत्न किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति के प्रयोग के आरंभिक संकेत प्राचीन यूनान में मिलते हैं। द्वंद्वात्मक विद्या का मूल अर्थ था बातचीत, वार्तालाप, तर्क वितर्क या वाद विवाद की कला, जिसका सर्वोत्तम प्रयोग सुकरात के संवादों में देखने को मिलता है। सुकरात का ध्येय सत्य के ज्ञान की तलाश कर रहा था। अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप करते समय वह तरह तरह के प्रश्न उठाते और उसके उत्तर मांगते थे। इस तरह द्वंद्वात्मक पद्धति का ध्येय था परस्पर विरोधी विचारों और तर्कों का टकराव, ताकि जो तर्क एक दूसरे को काट दे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए और जो तर्क एक दूसरे के साथ जुड़ जाए उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। हेगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग यह संकेत देने के लिए किया कि चिंतन प्रक्रिया में उपयुक्त निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए किस तार्किक प्रतिमान का प्रयोग करना चाहिए। हेगल के अनुसार चिंतन प्रक्रिया में सबसे पहले दो परस्पर विरोधी विचार सामने आते हैं। इनके टकराव से एक नया विचार उत्पन्न होता है। हेगल के अनुसार चिंतन की प्रक्रिया क्रमशः तीन चरणों में आगे बढ़ती है। यह है वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसका तात्पर्य यह है कि चेतना के विकास की प्रक्रिया में जो विचार सत्य से पिछड़ा हुआ है उसे अपने विरोधी विचार की चुनौती का सामना अवश्य करना पड़ता है, और यह टकराव तब तक जारी रहता है जब तक कि चेतना की यात्रा अपने लक्ष्य तक अर्थात परम सत्य तक नहीं पहुंच जाती। मार्क्स ने हेगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को भौतिकवाद के साथ मिलाकर यह मान्यता रखी कि स्वयं भौतिक तत्व या जड़ तत्व के भीतर विकास की क्षमता पाई जाती है। यही कारण है कि जड़ तत्व द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुसार नए नए रूपों में ढलता चला जाता है। भिन्न भिन्न सामाजिक संस्थाएं जड़ तत्व के बदलते हुए रूप को व्यक्त करती हैं। हीगल के द्वंद्वात्मक चेतनावाद का खंडन करते हुए मार्क्स ने यह तर्क दिया कि जड़ तत्व की उत्पत्ति चेतन तत्व से नहीं होती, बल्कि चेतना स्वयं जड़ तत्व के विकास की सर्वोच्च परिणति है। मार्क्स ने लिखा कि मनुष्यों का सामाजिक अस्तित्व चेतना पर आश्रित नहीं है, बल्कि उनकी चेतना स्वयं उनके सामाजिक अस्तित्व पर आश्रित है। हेगल के अनुसार सामाजिक विकास का लक्ष्य राष्ट्र राज्य की स्थापना है, परंतु मार्क्स के अनुसार इसका लक्ष्य वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना है। हेगल और मार्क्स दोनों यह स्वीकार करते हैं कि जब तक सामाजिक विकास अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक प्रत्येक सामाजिक अवस्था अस्थिर है। हेगल के विचार से यह इसलिए अस्थिर होती है क्योंकि वह चेतन तत्व की प्रेरणा की अधूरी अभिव्यक्ति है। मार्क्स के विचार से यह इसलिए अस्थिर होती है क्योंकि जड़ तत्व के विकास के कारण उत्पादन की शक्तियां नए नए रूप धारण करती चली जाती है। अतः जब तक तर्क संगत उत्पादन प्रणाली अस्तित्व में नहीं आ जाती तब तक सामाजिक परिवर्तन अनिवार्य है। अतः इतिहास की प्रत्येक अवस्था में अपने विनाश के बीज निहित होते हैं। अब आइए हेगल और मार्क्स के तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। हेगल के विचार का दार्शनिक आधार चेतनावाद या आदर्शवाद था, जबकि कार्ल मार्क्स के विचार का दार्शनिक आधार जड़वाद या भौतिकवाद था। हेगल के अनुसार विकास की प्रकृति द्वंद्वात्मक है और कार्ल मार्क्स के अनुसार भी विकास की प्रकृति द्वंद्वात्मक है। हेगल के अनुसार प्रकृति का माध्यम हेगल के अनुसार प्रगति का माध्यम राष्ट्रों के बीच संघर्ष है, जबकि कार्ल मार्क्स के अनुसार प्रगति का माध्यम वर्गों का संघर्ष है।
हेगेल के अनुसार विकास का चरम लक्ष्य राष्ट्र राज्य का वर्चस्व है, जबकि कार्ल मार्क्स के अनुसार विकास का चरम लक्ष्य वर्गहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना है। हेगेल के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति विचारों के द्वंद्व से हुई है, जबकि मार्क्स के अनुसार फ्रांसीसी क्रांति आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की उपज थी। अब आइए इसकी आलोचनाओं पर नजर डालते हैं। पहला, यह सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सीमित है। यह दार्शनिक सिद्धांत पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं माना जाता। दूसरा, यह सिद्धांत सांस्कृतिक और मानवीय पहलुओं की अनदेखी करता है, केवल आर्थिक पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा, यह सिद्धांत अवधारणात्मक रूप से कठोर है। यह मानता है कि पूंजीवाद का अंत निश्चित रूप से समाजवाद में होगा, जो ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अभी तक पूर्णतः सत्य साबित नहीं हुआ है। अब आइए इसकी समकालीन प्रासंगिकता को देखते हैं। समाज में आर्थिक असमानता और वर्ग संघर्ष आज भी मौजूद है। पूंजीवाद की आलोचना और समाजवादी विचारधारा कई देशों में आज भी प्रभावी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, इसका ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है और यह समाज और राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।